नमस्ते साथियों। तो कुछ ही घंटों बाद आपके इकोनॉमिक्स का पेपर है और हम आपके सामने रिवीजन के तौर पर लेके आ चुके हैं टोटल इकोनॉमिक्स के 100 ऐसे प्रश्न जो कि कुछ ही घंटे बाद आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होता है, चूंकि क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु की बजट रेखा जो होती है एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के पिता जो है कौन है, एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है, तो इनमें से सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होते हैं। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा जो है रविंसन ने बोला था। किसने कहा? अर्थशास्त्र धर्म का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है रैगनर फ्रिश ने किया था, याद रखिएगा। अगला है कि सर पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर्स एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक जो है एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता जो है मार्शल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है कि सर अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ऐसा कथन जो है रविंसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग जो है बढ़ जाती है, याद रखिएगा। ये सवाल आपके 1 फरवरी के एग्जाम में पूछने जा रहा है, 100% श्योर हो जाइए। और मैं इतना फास्ट यहाँ पे सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थान पर वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाएं की ओर खिसक जाती है, तो ये केवल ए और सी दोनों संसाधन की वृद्धि और तकनीक के सुधार में। अगला है कि उपभोक्ता फसल जो है सी 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 वाई सी वाई में सी का और छोटा वाला सी यानी स्मॉल सी का क्रमशः क्या होगा, समवायत उपभोग और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि सब कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है, क्या होता है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए वस्तु सस्ती हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि सर उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना ही उपभोक्ता संतुलन है। उपभोक्ता क्या कौन है, तो ये आर्थिक एजेंट है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि की अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने दिया था, तो ऐसा सैमुअलसन ने दिया था। उपभोक्ता के सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता। उपयोगिता में क्या होता है प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों लाभदायकता और हानिकारकता भी होता है। औसत परिवर्तनशील लागत भागफल होता है, तो कुल परिवर्तन एवं उत्पादन की मात्रा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा कथन जो है सही है, तो इनमें से सभी कथन सही है। अब आपका काम है कि कथन को फटाफट से पढ़ लीजिए ताकि हम यहाँ पे सुपर फास्ट लेक्चर्स दे सके। एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्ति है, ऐसा जो है डूले ने बोला था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो ए आर बराबर एम आर मतलब औसत आय बराबर सीमांत आय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सर फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने का अधिकतम है, तो ये जहाँ एम आर बराबर एम सी हो और जहाँ एम सी रेखा एम आर के नीचे से काटे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है सर पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो ये ए आर बराबर एम आर दोनों स्थिर रहता है। जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटता है प्रारंभ करता है, वो कौन सा वक्र कहलाता है, तो एपीपी एमपीपी और टीपीपी। अगला है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या है, तो ए आर बड़ा है एम आर से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में एम आर प्रदर्शित किया जाता है, तो डेल टी आर प्लस डेल क्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है, एकाधिकात्मक प्रतियोगिता वाले। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो कुल व्यय का। पूर्ण प्रतियोगिता में डैश लाभ की प्राप्ति होती है, सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर क्या होता है, वस्तु की मांग अधिक होती है, वस्तु की पूर्ति अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम सहायक मूल्य डैश होता है, तो ये साम्य मूल्य से कम होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त है कि सर क्या होना चाहिए, बी और सी दोनों मतलब सीमांत आय बराबर सीमांत लागत और सीमांत लागत वक्र की ढाल बड़ा होना चाहिए सीमांत आय वक्र की ढाल से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र सामान्यतः क्या होता है, यू आकार का। औसत आय क्या है, तो टी आर बटे क्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल की ओर बढ़े। रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण जो होता है उत्पादन लागत द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
अति अल्काइल में पूर्ति होगी तो ये बेलोचेदार होगा, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश के से संबंधित है, तो ये जो है भारत से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन जो है प्यारे बच्चों सही है, इनमें से सभी जो है कथन सही है। श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, और श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लगान है, लगान जो है 43 नंबर सवाल है, वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण आय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होता है, वस्तु की मांग बराबर होता है वस्तु की पूर्ति से। साधन कीमत निर्धारण निम्न में से कौन संकट घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगान, मजदूरी और ब्याज। अगला है किसके अनुसार संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे विक्रेता खरीदना चाहता है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूनतम समर्थक मूल्य किसके उदाहरण है, तो ये कृषि पदार्थ की उदाहरण है। अगला सवाल है विवरण के आधुनिक सिद्धांत को कहा जाता है, साधन कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत बोला जाता है। अगला सवाल है कि सर साधन का पूर्ति वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एफएडी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया, 1998 में। एक लेखा वर्ष में किस देश में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की गणना निम्न में से किस पर होता है, साधन लागत पर। पूंजी स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, तो इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। किस उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु अंतिम वस्तुएं कहलाती है, आवश्यकता के संतुष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन से सतत आर्थिक वृद्धि का सूचक कौन है, तो हरित जीएनपी है। निजी कौन सा वस्तु नहीं है, निम्न में से निजी कौन सा वस्तु नहीं है, तो रेल नहीं है। अगला है कौन से स्टॉक चर कौन है, तो ये धन, याद रखिएगा। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी एमपी जो है इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। तीनों का तीनों ऑप्शन इसके संबंध में गलत। सत्य पूछा गया है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस घिसावट पे है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अर्धनिर्मित वस्तु क्या कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तु। यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में क्या होता है, वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि जो है स्फीति कहलाती है, याद रखिएगा। अगला है अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है कि समस्त मांग बराबर हो समस्त पूर्ति के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सकल उत्पादन का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करती है, इसे हम लोग प्रभावी मांग का सिद्धांत भी बोलते हैं। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल राइट है। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है, तो प्रभावपूर्ण मांग पे, ऑप्शन नंबर ए। रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, तो ऐसा जो है जेम्स केन्स ने किया था। पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसे प्रचलित मजदूर पर कार्य करने योग्य इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इनको हम लोग पूर्ण रोजगार बोलते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिससे श्रमिक मजदूर का वर्तमान दर पर काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार है परंतु काम नहीं मिलता है, उसको लोग हैंसन, जो कि ऑप्शन नंबर ऐसा किसने कहा था, हैंसन ने। सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है कि सर ऑल ऑफ दीज हो, व्यक्तिगत उपयोग, सार्वजनिक उपयोग और विनियोग, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो ऑल ऑफ दीज इसका भी राइट होगा। हम यहाँ पे सुपरफास्ट रिवाइजन कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शाख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है, नैतिक दबाव, याद रखिएगा। दूसरे नरसिम्ह समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, 1998 में। मुद्रा की पूर्ति का माप M1 में क्या शामिल है, तो उपयुक्त ऑल ऑफ दीज, याद रखिएगा। सभी के सभी राइट आंसर होगा। निम्न में से शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है सर उपभोक्ता शाख का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, तो ये भारतीय सरकार का वित्त मंत्रालय। अस्फीति अंतराल माप बताता है, न्यून मांग की माप बताता है। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, याद रखिएगा। अगला सवाल है मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूंजी का सीमांत क्षमता या उत्पादकता को हम लोग प्रत्याशित आय लागत बोलते हैं। अगला सवाल है एक संतुलित बजट किसे कहते हैं, तो जब व्यय
और प्राप्ति बराबर हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन 2,000 रुपये है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पादन 1,000 रुपये था, इस स्थिति में अपस्फीति क्या है, तो 200%। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ दीज, कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, सरकारी व्यय में कटौती द्वारा और सरकार द्वारा अपव्यय को रोककर, ऑप्शन नंबर डी। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है, ऑल ऑफ दीज याद रखिएगा। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलन, क्षेत्रीय विकास और आय एवं संपत्ति का पूर्ण वितरण। बजट के संघटक निम्नलिखित में से कौन है, तो ए और बी, बजट प्राप्ति और बजट व्यय याद रखिएगा। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो इनमें से सभी आयकर, निगम और सीमा शुल्क। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो ये आयकर और उपहार कर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो उत्पादक शुल्क और बिक्री कर। ऐसे व्यय जो कि सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं राजस्व व्यय कहलाते हैं। अगला सवाल है कि सर प्रत्यक्ष कर क्या है, तो ये आय कर है और उपहार कर है। निवल अप्रत्यक्ष कर जो कर को परिभाषित किया जाता है, इनमें से कोई भी नहीं, याद रखिएगा। निवल निवेश की परिभाषा है कि पूंजीगत वस्तुओं को स्टॉक में वृद्धि। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति द्वारा। अगला है कि सर विदेशी विनिमय बाजार का रूप है कि ए और बी दोनों, हाजिर या चालू बाजार और वायदा बाजार। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है तो मांग एवं पूर्ति द्वारा। अगला है सर कि किसके अनुसार जो है विनिमय दर एक देश के इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा के मिलने वाली इकाइयों की माप है, तो ये क्राउथर। अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन कब हुआ था, तो ये 12 फरवरी 1973 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि तैरती विनिमय दर की व्यवस्था किसके अधीन आरंभ होती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ था, 1 मार्च 1992। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सर एस तारापुर कौन थे, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। तो 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट रिवीजन हमने आपको कराए हैं। कुछ ही घंटे बाद ये आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फिर से आपके पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि वो भी सुपर फास्ट रिवीजन कर सके और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।